गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सार्थक संवाद के इस मंच पर मैं आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज से मैं जो भी व्यक्ति 72वीं बीपीएससी प्री देना चाह रहे हैं, देने वाले हैं, उनके लिए एक प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं, जिसमें जो प्रोग्राम केवल यूट्यूब के लिए है और इस पर मैं प्रतिदिन आपके साथ जो बदलते हुए पैटर्न पर बीपीएससी प्री का प्रश्न पूछ रहा है, उस तरह के मैं 10 प्रश्न आपके साथ डिस्कस करूंगा और मैं उत्तर तक पहुंचने का जो तरीका है, जो सलीका है, वो आपको सिखलाने की कोशिश करूंगा। तो बेहतर होगा जिन बच्चों की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी, जो एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ने के कारण शिथिल पड़ते जा रहे हों, वो यहाँ पर अपने तैयारी का एक छोटा सा अभ्यास कर सकते हैं। तो मैं बहुत कम समय लूँगा, 10 से 15 मिनट में मैं प्रतिदिन आपके साथ 2 वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा जो हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ होगा। आगे फिर इसी तरह के वीडियो और भी सब्जेक्ट का मैं बना करके डालूँगा, जैसी आपकी रुचि होगी उसके अनुसार। तो आज मैं पॉलिटी शुरू कर रहा हूं और पॉलिटी से शुरुआत के कुछ प्रश्न जो कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल और डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न सामान्यतः जो ट्रिकी प्रश्न होते हैं, जहां पर कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आपके समक्ष बोर्ड पर जो दिख रहा है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो साथियों, यहाँ पर जो प्रश्न है ये मुख्य रूप से है संविधान का प्रयोजन, और संविधान के प्रयोजन की जैसे ही हम बात करेंगे, इस तरह के प्रश्न यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में बड़े पैमाने पर पूछे जा रहे हैं, जो संविधानवाद की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करता है। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अगर आप देखेंगे तो कैसे काम करता है, किसी भी जगह का संविधान क्या काम करता है। हम विकल्पों के द्वारा बढ़ते हैं आगे की ओर। यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। देखिए, संविधान सदैव विधियों के निर्माण का उद्देश्य बतलाता है। अपने आप में यह उत्तर एकदम सही है, लेकिन प्रश्न क्या है कि मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित कौन सा कथन कर रहा है। यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुलभ बनाता है, यह भी अपने आप में सही है। यह राजनीतिक पद और सरकार की को डिफाइन करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सारी बातें बतलाता है, अपने आप में यह स्टेटमेंट भी सही है। यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है, यह स्टेटमेंट भी सही है। और अगला स्टेटमेंट है कि यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है, यह स्टेटमेंट भी सही है। तो आपको लगेगा कि भाई सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर फिर क्या होगा, कैसे हम इसके उत्तर तक पहुंचेंगे। आप देखिए कि मुख्य प्रयोजन बतला रहा है, और मुख्य प्रयोजन क्या होता है संविधान का। संविधान का मुख्य प्रयोजन होता है कि वह सरकार की शक्तियों को एक और परिभाषित करता है और दूसरी तरफ सरकार की शक्तियों को लिमिट भी करता है, उस पर रोक भी लगाता है, उसको बैलेंस करने का काम करता है। कैसे? तो सबसे बड़ा उदाहरण है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट दे करके, मौलिक अधिकार दे करके सरकार की शक्ति को लिमिट करने की कोशिश की गई है। क्लियर? तो केवल संविधान जो है वो केवल सरकार की शक्ति को परिभाषित नहीं करता है, सरकार की शक्ति को लिमिट भी करता है, सरकार की शक्ति को सीमाबद्ध भी करता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा सी। लगेंगे आपको एक बारगी पढ़ने में कि सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन प्रश्न जो पूछा जा रहा है उसका जो उत्तर होगा वो उत्तर सी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न प्रस्तावना को लेकर के है, भारतीय संविधान के प्रीएम्बल को लेकर के है। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा सबसे पहले पारित किया गया। क्या इसे सबसे पहले पारित किया गया था? नहीं।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा संविधान के अन्य उपबंधों के साथ ही पारित किया गया। नहीं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा संविधान को अधिनियमित करने के बाद अलग से पारित किया गया। और अगला स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा के सदस्यों की ओर से स्वीकार किया गया। नहीं, संविधान सभा के सदस्यों की ओर से नहीं स्वीकार किया गया। किसके द्वारा स्वीकार किया गया? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग के द्वारा स्वीकार किया गया। हम भारत के लोग के द्वारा इसको एडॉप्ट किया गया, इसको इनैक्ट किया गया। तो यह स्टेटमेंट भी गलत है। तो बच जाता है कौन सा स्टेटमेंट? ये अलग से पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को, इसे अलग से पारित किया गया। अगर आप पूरा प्रस्तावना के स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कि 26 जनवरी को इसे पारित किया गया। इस संविधान को हम आत्मार्पित करते हैं, अधिनियमित करते हैं। कब? अलग से इसे संविधान के प्रस्तावना को पूरे उपबंध पारित हो जाने के बाद अलग से इसे पारित किया गया। क्लियर? ये सब पूछा हुआ प्रश्न है, ये या तो यूपीएससी में या अदर स्टेट पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। एक और प्रश्न संविधान के प्रस्तावना से ही है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव अंततोगत्वा प्रस्तावना बना। यह स्टेटमेंट एकदम सही है। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और आगे चल कर के कुछ मॉडिफिकेशन के साथ इसे ही प्रस्तावना के रूप में सम्मिलित किया गया। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। मतलब क्या हुआ कि इस न्याय योग्य होने का मतलब क्या हुआ? न्याय योग्य होने का मीनिंग ही हो गया कि वेदर इट इज़ इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्या हम इसे कोर्ट से इन्फोर्स करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं? तो क्या करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। ये संविधान का पार्ट है और 42वां संशोधन इसमें किया गया है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। अब देखिए, इसी स्टेटमेंट के कारण बहुत लंबा एक विवाद चला। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है? तो क्या यह संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द कर सकता है, या विशिष्ट प्रावधानों में अगर कहीं भी एम्बिग्विटी आती है, अस्पष्टता आती है, तो उस अस्पष्टता की व्याख्या में इसकी सहायता ली जा सकती है। सीधी सी बात है कि यह अलग से पारित किया गया है और इस कारण से संविधान का जो विशिष्ट प्रावधान है उसको ये रद्द नहीं कर सकता है। उससे अगर इससे इनकंसिस्टेंट होगा तो वो रद्द नहीं होगा। क्लियर? तो यह स्टेटमेंट भी सही है। हाँ, लेकिन इसका फिर यूज क्या है? तो यूज है कि हम केवल इसकी एम्बिग्विटी की व्याख्या करने में, हम एम्बिग्विटी को स्पष्ट करने में हम इसका हेल्प ले सकते हैं। तो सही जवाब होगा 1, 2 और 4। तो ऑप्शन सी 1, 2 और 4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न बस उसी प्रश्न की अगली कड़ी है और इस तरह के प्रश्न अब पूछे जाएंगे। जैसे आपने ईडीओ का प्रश्न देखा होगा, तो ऐसे प्रश्न बनने की संभावनाएं खूब हैं। अब तो भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। भाग है ये तो स्पष्ट है, विधिक प्रभाव नहीं रखती। यह स्टेटमेंट भी सही है। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। यह स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा उसका कोई अन्य भाग। अब देखिए, 3 जो स्टेटमेंट आपके समक्ष हैं, ये तीनों स्टेटमेंट आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और यहीं से समझना है कि प्रश्न जो पूछा जा रहा है उसका मकसद क्या है और उत्तर तक हमें कैसे पहुंचना है।
तो संविधान का भाग है, विधिक प्रभाव नहीं रखती। संविधान का भाग है, वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा उसका कोई अन्य भाग। और तीसरा स्टेटमेंट है, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अब कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, एकदम सही है, कोर्ट में इसे इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। यह स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि अन्य प्रावधानों की तरह इसका प्रभाव नहीं है। अब इस दोनों में से कौन एप्रोप्रिएट होगा, इसका हम चयन कैसे करेंगे? तो फिर जैसे पहले वाले प्रश्न में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि संविधान का भाग तो है लेकिन इम्पोर्टेंस इसका कहाँ है? संविधान के अदर प्रावधानों को क्या ये ओवरराइड कर सकता है? क्या संविधान के अदर प्रावधानों पर कोई ये रद्द कर सकता है, उससे स्वतंत्र होकर के कुछ बात कर सकता है? नहीं। जब भी हम इसकी बात करेंगे तो संविधान के किसी न किसी प्रावधान की अस्पष्टता को लेकर के, उसकी व्याख्या को लेकर के, उसके पीछे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके इंटेंशन को जानने की कोशिश करेंगे और वहीं पर इसका इम्पोर्टेंस दिखेगा, वहीं पर पता चलेगा कि ये पार्ट है तो ये किस चीज़ के लिए पार्ट है। पार्ट किस चीज़ के लिए है? तो अदर प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए, अदर प्रावधानों को पारित करने के लिए जो हमारे लेजिस्लेचर का इंटेंशन था, उस इंटेंशन को स्पष्ट करने के लिए। सो इसका आंसर जो होगा वो डी आंसर होगा। इस दोनों में अगर आप देखेंगे तो ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। क्लियर? अगला प्रश्न है, भारत परिसंघ नहीं है। दो स्टेटमेंट है, भारत परिसंघ नहीं है। इंडिया इज़ नॉट अ फेडरेशन, अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका देखें तो इंडिया इज़ नॉट अ फेडरेशन। और दूसरा स्टेटमेंट है, किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो क्या ये एक दूसरे की, एक दोनों स्टेटमेंट सही है? और अगर सही है तो क्या ये एक दूसरे की व्याख्या करता है या नहीं करता है? तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि पहला स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 पर जाते हैं जो क्या कहता है, भारत दैट इज़ इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनियन है भारत, फेडरेशन नहीं है। संघ है लेकिन परिसंघ नहीं है, फेडरेशन नहीं है। फेडरेशन का आइडियल एग्जाम्पल कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो फेडरेशन और यूनियन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और फेडरेशन में अगर आप देखेंगे तो राज्यों को ज़्यादा महत्व होता है, राज्य कॉन्ट्रैक्ट करके फेडरेशन का निर्माण करते हैं, जबकि यूनियन में यूनियन स्ट्रांग होता है और यूनियन स्टेट्स का निर्माण करता है। तो भारत के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या है? परिसंघ नहीं है। स्टेटमेंट एकदम सही है। अब आता है कि क्या इस बात की व्याख्या करने के लिए जो अगला लाइन है, अगला जो स्टेटमेंट है, क्या वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है? कैसे परिसंघ नहीं है ये बतला पा रहा है? और ये चीज़ अगर देखिएगा तो क्या देखते हैं कि राज्यों के निर्माण में, राज्यों के नाम में परिवर्तन में, राज्यों की सीमा में परिवर्तन में सार्वभौम अधिकार किसके पास है? भारतीय संसद के पास है, यूनियन पार्लियामेंट के पास है, यूनियन लेजिस्लेचर के पास है। तो ये एकदम एक्सप्लेन कर रहा है कि यूनियन लेजिस्लेचर जब भी चाहेगी कर सकती है। और यूनियन लेजिस्लेचर फिर कैसे करेगा? तो राष्ट्रपति की अनुमति से। राष्ट्रपति अनुमति देने से पहले क्या करेगा? तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजेगा। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर का जो एक्सप्रेशन होगा, स्टेट लेजिस्लेचर का जो मत होगा, वो बाइंडिंग नेचर का नहीं होगा। तो अब देखेंगे इस आधार पर तो ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है, एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इस कारण से इसका सही जवाब होगा कि ए और आर दोनों सही है और ए आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्लियर? और ये आज का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद के प्रश्न मैं अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा।
निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारत के संविधान के संदर्भ में मूलाधिकार, फंडामेंटल राइट के विषय में है कि विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, रेस्ट्रिक्ट द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, रेस्ट्रिक्ट द एक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। एंड थर्ड, न्यायपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, रेस्ट्रिक्ट द एक्ट ऑफ जुडिशियरी। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है। अब आप देखिएगा तो जब आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को पढ़िएगा, दोनों को मिला करके आप इस प्रश्न के उत्तर तक पहुंच सकते हैं। आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट को बतलाता है कि स्टेट कौन कौन से स्टेट में शामिल हैं, और उस स्टेट को अगर आप देखेंगे तो दो ही स्ट्रक्चर उसके शामिल हो रहे हैं, या तो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, और 13 में क्या कहा गया है, इन्हीं की एक्टिविटीज़ को जिसको वो निर्बंधित करता है, जिसको वो रोकता है। क्लियर? तो आप देखेंगे कि ये विधायिका के कार्यों को भी निर्बंधित कर रहा है, कार्यपालिका के कार्यों को भी निर्बंधित कर रहा है, लेकिन जुडिशियरी को निर्बंधित नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेट के अंदर जुडिशियरी अपने जुडिशियल फंक्शन को अंजाम देते समय तक नहीं है। हाँ, स्टेट के अंदर कब है? जब वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन कर रहा होता है। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन कर रहा है तो एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आएगा। क्लियर? तो सही जवाब क्या होगा? केवल 3C, केवल जुडिशियरी को वो रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है, बाकी दोनों को फंडामेंटल राइट रेस्ट्रिक्ट करता है। दोनों के एक्शन को, चाहे वो एक्ट हो, चाहे एक्ट जो हो वो पार्लियामेंट का हो, तो ऑर्डिनेंस जो है वो एग्जीक्यूटिव का एक्शन है, नोटिफिकेशन, ऑर्डर्स, सबको रेस्ट्रिक्ट करता है, जो आप आर्टिकल 13 में जा कर के पढ़ेंगे। क्लियर? तो आज मैं इतना ही प्रश्न आपके साथ डिस्कस किया हूँ। मैं सीक्वेंस में आगे बढ़ता जाऊंगा, और जिस प्रकार से आप अपनी रुचि प्रदर्शित करेंगे, आपके कमेंट की मुझे ज़रूरत होगी, ताकि इस तरह के प्रश्नों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ डिस्कस करूं। और ये 72वीं बीपीएससी एग्ज़ाम, 72वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम देने वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होगा। तो आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप इस चैनल से जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी भी आपसे गुजारिश करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए सार्थक संवाद के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।